चलो, अब तक हमने देखा था कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हमने देखा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन के अलग अलग हमने अर्थ भी बताए थे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है और इवैल्यूएशन किस तरीके से होता है, और इन तीनों का अब व्यापक अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन तीनों को मिला दिया जाए, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। अरे हम ये कर क्यों रहे हैं, बच्चों के ऊपर कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, हम सीसीई क्यों परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर। तो सीसीई की परफॉर्म करने का मतलब क्या है, तो सबसे पहला तो हमने देखा कि जो बच्चों के अंदर कुछ निश्चित समय के बाद हम सीसी के द्वारा हम अध्यापन करवाते हैं क्लास में। ठीक है, तो बच्चा कुछ समय के बाद कुछ न कुछ सीखता है ना, कुछ समय के बाद, तो उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ, बच्चे ने कितना सीखा। तो पहले चीज क्या हुई, बच्चों के अंदर प्रोग्रेस कितनी हुई। तो प्रोग्रेस किसके अंदर, बच्चों के अंदर, कितने, कुछ समय बाद। ऐसा नहीं आपने बोला और फिर बोला बच्चे को तुमने क्या सीखा, नहीं, कुछ समय बाद, कुछ चीजें पढ़ाने के बाद जब बच्चे के अंदर प्रोग्रेस को देखा जाता है, तो सबसे पहला उद्देश्य है बच्चों के अंदर प्रोग्रेस को देखना। ठीक है, कुछ समय के बाद, सर्टेन टाइम। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि जब बच्चा कुछ सीखेगा तो उसके बिहेवियर के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा, उसके व्यवहार के अंदर चेंज आएगा। तो बिहेवियर, व्यवहार के अंदर कितना चेंज आया, तो डिटेक्ट का मतलब पता लगाना, उसका व्यवहार के अंदर कितना चेंज आया उसका पता लगाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा, सीसीई के द्वारा पता लगता है। ठीक है, फिर हम बच्चों का जो पर्सनल और सोशल नीड है, आवश्यकता, तो बच्चों को वास्तव में क्या आवश्यक है, आवश्यकता क्या है बच्चों को, वो कोई चीज अगर वो सीखना चाहता है तो कुछ आवश्यकता हो सकती है। मान लो बच्चा खेलना सीखना चाहता है और वो बैडमिंटन सीखना चाहता है, बिना रैकेट के वो सीख सकता है क्या, या वो वॉलीबॉल सीखना चाहता है तो क्या बिना वॉलीबॉल के सीख सकता है क्या, नहीं ना। तो फाइंडिंग द चाइल्ड पर्सनल एंड सोशल नीड्स, उसकी पर्सनल नीड क्या है, सीखने में। ठीक है, उसको पेंसिल की जरूरत है, पेन की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है जिससे वो सीख सके। और सोशली उसका परिवार किस तरह से बिहेव करे, समाज किस तरह से बिहेव करे कि वो समाज के अंदर सीख सके अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो उसको पता लगाना, फाइंडिंग, पता लगाना। ठीक है, फिर इम्प्रूव का मतलब अच्छा करना, और प्लान करना, क्या प्लान करना, क्या इम्प्रूव करना। भाई हम बच्चे को सिखाएंगे तो टीचर भी तो कुछ प्लान करता होगा, तो एक तो टीचिंग, अध्यापन को टीचर फीडबैक लेके अपने अध्यापन को इम्प्रूव कर सकता है, और स्टूडेंट क्या कर सकता है, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, फिर अब हम सीसी का जो सबसे बेस्ट है, ये सीसी क्या करता है, इम्प्रूव करता है टीचिंग प्लान को। ठीक है, फिर टीचर किस तरह से पढ़ाना, प्लानिंग करता है। ठीक है, और बच्चा अपनी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है सीसी के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारा जो डर है सीसी, क्योंकि फियर एंड प्रेशर को क्या करना है, रिमूव करना है, हटाना है बच्चों के ऊपर से, जो एग्जाम के अंदर बच्चों के अंदर होता है। इसके लिए हमने पढ़ा था कि 5th और 8th के जो बोर्ड एग्जाम में बच्चों को पास करना अनिवार्य हो गया है, उसका कंपल्सन नहीं है। एलिमिनेटिंग द कंपल्सन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन लाइक 5th एंड 8th। ओके, फिर उसके बाद में इंक्रीज करते हैं हम उनको, बच्चे को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द स्टूडेंट टू सेल्फ एसेस का मतलब स्व आकलन, के बच्चा अपना आकलन खुद कर सके। इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। एंड प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, और बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, आज कल क्रिएटिविटी है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई से ही अपने जीवन को हम अच्छा बना सकते हैं, पढ़ाई से तो बना ही सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के अंदर भी एक चीज आती है क्रिएटिविटी, पढ़ाई के अंदर भी एक चीज आती है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के द्वारा भी हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब देखो, अब हम बात करते हैं एरिया की, कि सतत व्यापक जो मूल्यांकन होता है, इसके क्षेत्र क्या होते हैं, कौन से क्षेत्र में हम कर सकते हैं।
तो इसको हम जनरली दो क्षेत्र में कर सकते हैं, एक तो स्कोलेस्टिक एरिया और एक को स्कोलेस्टिक एरिया। अब स्कोलेस्टिक एरिया संज्ञानात्मक क्षेत्र और को स्कोलेस्टिक एरिया मतलब ससंज्ञानात्मक क्षेत्र। स्कूल के अंदर की बात करते हैं हम। स्कोलेस्टिक एरिया के अंदर हम सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज को प्रेफर करते हैं। कौन सा? सब्जेक्टिव नॉलेज। स्कोलेस्टिक एरिया के अंदर सिर्फ हम सब्जेक्टिव नॉलेज को प्रेफर करते हैं। अब सब्जेक्ट जो कि हम सब सब्जेक्ट का क्या करते हैं, इसके अंदर इवैल्यूएशन करते हैं सब सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्टिव नॉलेज का ओनली, ठीक है। और सब्जेक्टिव नॉलेज का इवैल्यूएशन करने के लिए हमने क्या क्या प्रोसेस बना रखे हैं, रिटन एग्जाम ले सकते हैं या ओरल ले सकते हैं, मौखिक, या फिर असाइनमेंट ले सकते हैं हम उसका, या प्रैक्टिकल ले सकते हैं, या प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा ले सकते हैं। यही तो है, इसके अलावा नहीं। आपको पता है या तो रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट, यही है। इनके द्वारा हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। और ये जो स्कोलेस्टिक एरिया है इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग ये कह सकते हैं इसका जो प्रोसेस है, इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, इसका जो इवैल्यूएशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इसका कौन सा, स्कोलेस्टिक एरिया के इवैल्यूएशन को, स्कोलेस्टिक जो इवैल्यूएशन है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक फॉर्मेटिव जो कि क्या करता है, फोकस प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है, फोकस ऑन प्रोसेस, जो कि प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। और एक होता है समेटिव, समरी होती है सबसे लास्ट में लिखी जाती है, उससे ऐसा ही है समेटिव, ठीक है, योगात्मक। क्या होता है, योगात्मक। और ये रिजल्ट के ऊपर फोकस होता है, किसके ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। यानी ऐसा देखो आप कि कोई प्रोसेस चल रहा है, टीचर है बच्चे को पढ़ा रहा है, बीच में आता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल आके क्लास में देखता है कि जैसे ही टीचर पढ़ा रहा है और वो उसी के पढ़ाने के बीच में ही बच्चों को देखता है कि बच्चा क्या समझा और क्या नहीं समझा। तो जो बीच वाला जो प्रोसेस है, प्रिंसिपल ये देखता है कि बच्चा क्या समझा क्या नहीं समझा, वो क्या है, फोकस ऑन प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा है उसके बीच में देखना, ठीक है। और एक अंत में रिजल्ट के ऊपर, मान लो उसने पूरी यूनिट कंप्लीट करा दी और फिर बच्चे को पूछा गया, तो वो है रिजल्ट के ऊपर, योगात्मक। ये हम एग्जाम के एंड वाला जो रिजल्ट होता है उसको भी ले सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये होता है सेशन के बीच में, जो शैक्षिक अंतराल होता है उसके बीच में, उसके प्रोसेस को, ये प्रोसेस के ऊपर फोकस होता है, जो प्रोसेस चलता है। जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तब आ जाता है समेटिव, योगात्मक, ठीक है। जब तक प्रोसेस चलता है तब तक फॉर्मेटिव, तब उसके बाद में समेटिव, ओके। इसके अलावा अगर इसके अंदर बात करें तो डेवलपमेंट एंड आउटगोइंग एक्टिविटीज। अब इसके अंदर हम डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ऑनगोइंग एक्टिविटीज, यानी हम डेवलप कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं ऑनगोइंग एक्टिविटीज को। और इसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज कब इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कब डेवलप करते हैं, एट एंड, अंत में, ठीक है। तो समेटिव, योगात्मक, लास्ट में संकलन करके सबको मिला के लास्ट में, ठीक है। और फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, बीच में, इन प्रोसेस, या फिर प्रोसेस के ऊपर जो फोकस होता है वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इससे पहले हमने बात की थी स्कोलेस्टिक एरिया के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं को स्कोलेस्टिक एरिया। अब को स्कोलेस्टिक एरिया जो होता है ससंज्ञानात्मक क्षेत्र, अब उसमें विद्यार्थियों का कैसे हो सकता है डेवलपमेंट। तो हमने देखा विषय के अंदर तो होना ही चाहिए डेवलपमेंट, विषय के बारे में तो ज्ञान होना ही चाहिए, विषय के अलावा भी बताओ ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे विषय के अलावा, सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा, अगर हम को एजुकेशनल एक्टिविटीज की बात करें, को एजुकेशनल एक्टिविटीज की बात करें तो कौन सी है, को एजुकेशन, एजुकेशन के अलावा, मतलब एजुकेशन मतलब
सब्जेक्टिव नॉलेज के अलावा को एजुकेशनल एक्टिविटीज के अंदर हम साहित्य, लाइब्रेरी होती है स्कूल के अंदर, हम साहित्य पढ़ सकते हैं। उसके अंदर साहित्य के अंदर हम कोई है, ऐसे हैं, स्टोरी है, नॉवेल है, जो भी है वो हम लिटरेचर के अंदर पढ़ सकते हैं। यानी साहित्य के बारे में जो हमारा नॉलेज है वो हम ये को स्कॉलरशिप एरिया के अंदर ही आएगा पढ़ने के अलावा। और क्या होते हैं स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर कल्चरल फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट 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 यानी फेस्टिवल, ठीक है। कल्चरल फेस्ट के द्वारा हम उसकी योग्यताओं को डेवलप कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्टिंग के कला शिक्षा का जो सब्जेक्ट है वो भी है ही नहीं, तो आर्ट एंड क्राफ्टिंग को लेकर भी उसकी शैक्षणिक योग्यताओं के रूप में उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। गेम्स जो कि स्कूल के अंदर होते हैं, आपको पता ही है, गेम्स और योगा के अंदर, तो ये सब शैक्षणिक एक्टिविटीज जो है वो को स्कॉलस्टिक एरिया के अंदर आएगी, जो कि सीसीई के एरिया है। सीसीई को दो भागों में बांटा गया है, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक। को स्कॉलस्टिक को हम तीन भागों में बांटते हैं, को एजुकेशनल, शैक्षणिक। और शैक्षणिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि लिटरेचर के द्वारा भाई साहित्य पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी इसी के लिए होती है, लाइब्रेरी। कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल के अंदर, आर्ट एंड क्राफ्टिंग को लेकर भी होते हैं, कला शिक्षा जो कि सब्जेक्ट है, एसयूपीडब्ल्यू वगैरह कला शिक्षा एंड एसयूपीडब्ल्यू जो सब्जेक्ट है वो आर्ट एंड क्राफ्ट। गेम्स एंड योगा जिसकी क्लास भी लगती है, ये पीरियड होता है शारीरिक शिक्षा को लेकर। इसके अलावा पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज ये भी हम सीसीई के अंदर को स्कॉलस्टिक एरिया के अंदर सीखते हैं, डेवलप करते हैं। अब टीचर ये कैसे डेवलप कर सकता है? आपको पता है टीचर हमारी क्या देखता है? रेगुलरिटीज देखता है कि हम रेगुलर हैं या नहीं है, हमारी टाइमलीनेस को देखता है कि हम टाइम के पाबंद है या नहीं, समय के पाबंद है या नहीं। फिर हमारी क्लीनलीनेस को देखता है। क्लीनलीनेस क्या होती है? स्वच्छता, अरे हमने बाल काटे या नहीं काटे, नाखून काटे या नहीं काटे, शरीर से स्वच्छ है या नहीं है, तो क्लीनलीनेस। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो विद्यार्थी जीवन के अंदर होता है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो होना चाहिए ना, ठीक है। अगर डिसिप्लिन है तो विद्यार्थी उत्तम और अच्छा, और उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी और अच्छा समझा भी जाएगा, ठीक है। और उसकी ड्यूटीज, उसका जो कर्तव्य है वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अंदर हम कर्तव्य के अंदर अपन मॉरल ड्यूटीज भी ले सकते हैं, माता पिता की सेवा, माता पिता को प्रणाम कर रहा है नहीं कर रहा, सब बड़ों का आदर कर रहा है नहीं कर रहा, तो मॉरल ड्यूटीज भी हम ले सकते हैं। ये सब किसके अंदर है? पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज जो इंप्रूव होती हैं किस एरिया के अंदर? को स्कॉलस्टिक एरिया के अंदर। ये था सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। थर्ड आता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ जो है वो हमारा तीसरा पार्ट है, जिसमें हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चा कमजोर तो नहीं है, वीक तो नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका फिजिकल चेकअप इट वंस अ ईयर डन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्टर, ठीक है। तो हम एक बार साल में एक या दो बार हम किसी डॉक्टर को बुलाकर उनका एक चेकअप करवाते हैं, जिसमें उसका वेट, हाइट और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको सही तरीके से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा होगा स्कूलों के अंदर जो है गोलियां वगैरह बच्चों को दी जाती है पेट के अंदर कीड़ों को मारने के लिए, ठीक है। उसके हेल्थ को पोषण का जो विटामिन हैं उनको बनाने के लिए फेरस, इसके लोहे की, आयरन वगैरह की गोलियां दी जाती हैं। तो वो सब को स्कॉलस्टिक एरिया के अंदर फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ के अंदर वो हमारी इम्प्रूव की जाती है, ठीक है। तो ये सब सीसीई के प्रोग्राम हैं, सीसीई के अंदर सारे होते हैं, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर टूल एंड टेक्निक्स के बारे में। टूल एंड टेक्निक्स, अब देखो टूल एंड टेक्निक्स के अंदर हम ओरल, ऑब्जर्वेशन एंड रिटर्न, ये है क्या वास्तव में? तो हम जब अगर कहें कि हम सीसीई यानी कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो टेक्निक्स क्या होगी हमारी? हम विद्यार्थी को कुछ बोलने से, ओरल, मौखिक, भाई वो मौखिक रूप से भी तो हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, या हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उसका, या हम उसका रिटर्न देख सकते हैं लिखित में, ठीक है। तो ओरल हम कैसे देखेंगे? आप खुद बताओ, ओरल कैसे देखेंगे? कोई बच्चा बोल रहा है हम कैसे पता लगाएंगे? तो ओरल हम देखेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है,
प्रोनाउंसिएशन कैसा है, या फिर उसकी स्पीच कैसी है, वो प्रोज एंड वर्ड्स के अंदर कैसा है, ठीक है, पद्य और गद्य भाग में कैसा है, ठीक है, उसके फंडामेंटल रूल्स क्लियर है या नहीं है स्पीकिंग के, बोलने के, कहाँ पे ठहराव लेना है, इंटोनेशन हमने पढ़ा था, इंटोनेशन, ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था उसके अंदर कि कहाँ पे ठहराव लेना है, कहाँ पे पोज, इंटोनेशन और रिदम, वो सारे फंडामेंटल रूल ऑफ स्पीकिंग मौखिक के अंदर आएंगे। और सब्जेक्टिव नॉलेज भी तो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा जो बात करते हैं, फर्स्ट हो गया ओरल, सेकंड हो गया अगर बात करें तो ऑब्जर्वेशन, बच्चे को ऑब्जर्व करने की जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर हम ऐसा क्या करें कि बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम उसका क्लास वर्क देख सकते हैं, अरे प्रिंसिपल आएगा या कोई भी बाहर का ऑफिसर आएगा तो वो उसको कैसे, अब वो तो उसको पढ़ा तो नहीं रहा ना, तो वो कैसे ऑब्जर्व करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा उसका क्लास वर्क देखकर, उसका होमवर्क देखकर, उसका पोर्टफोलियो देखकर। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ने जितने भी काम कर रखे हैं उसका क्या होता है, एक संकलन होता है, उसकी एक फाइल होती है, बच्चे ने जितने भी काम किए, चाहे वो उसकी पढ़ाई के अंदर हो, चाहे उसके शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर हो, वो सारी उसकी एक फाइल, उसके असाइनमेंट सब्जेक्ट को लेकर, उसका प्रोजेक्ट वर्क, उसके चेकलिस्ट, उसका चेकलिस्ट, उसके चेकलिस्ट के अंदर भी हम पढ़ेंगे आगे क्या आता है, ठीक है, और उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उसके व्यवहार का जो रिकॉर्ड है वो कैसा है, ठीक है। तो हम ये ऑब्जर्वेशन के अंदर सारा पढ़ेंगे, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क, चेकलिस्ट एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड वगैरह, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न के अंदर अगर आप कोई अध्यापक, ठीक है, किसी टेक्निक के द्वारा, मान लो वो रिटर्न टेक्निक है, उसके द्वारा आपकी गलतियां निकालेगा, तो कौन सी गलतियां निकालेगा, या तो वो वर्ड्स को लेकर गलती निकालेगा या वो जेंडर को लेकर गलती निकालेगा। आपकी करते थे ना, गोला करते थे वर्ड्स के ऊपर कि ये वर्ड्स आपने वर्ड अशुद्ध किया है, वर्ड्स शब्द शुद्धि वाला, जेंडर या सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सही नहीं बनाओगे, या फिर साइन जो कॉमा वगैरह, फुल स्टॉप वगैरह, खड़ी पाई वगैरह, सेमीकोलन वगैरह जो भी है, अगर वो आप लिंग्विस्टिक एरर करते हो तो वो किसके अंदर, रिटर्न के अंदर ऑब्जर्व की जाती है, ठीक। तो ये हमारी टेक्निक्स हैं, जो बेसिक टेक्निक्स, हम बेसिक बात कर सकते हैं इसके ऊपर के। ओरल हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया ऑब्जर्वेशन, थर्ड हो गया रिटर्न। ओरल के अंदर मैंने बताई दिया आपको, ऑब्जर्वेशन के अंदर मैंने बताई दिया, और रिटर्न के अंदर मैंने बताई दिया क्या क्या चेक होते हैं रिटर्न के अंदर। ऑब्जर्वेशन के अंदर किन किन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किन किन टूल्स के द्वारा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, किन किन टूल्स के द्वारा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे ये टूल तो नहीं है, लेकिन ये ऑब्जर्व करने का क्राइटेरिया जरूर है, ठीक है। हम टूल्स के लिए आगे बात करते हैं, ठीक है। ओरल, ये ओरल हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारी एक बेसिक टेक्निक्स हो गई, इसको सीसीई को देखने की, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को देखने की। अब हम बात करते हैं वो टूल कौन से हैं जो सीसीई के अंदर आते हैं, उन टूल्स की हम बात करते हैं। चलो टूल्स की बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं टूल्स के बारे में। तो कौन से टूल हैं जो के ऊपर हम सीसी, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के द्वारा हम बच्चों के डेवलपमेंट में या बच्चों के डेवलपमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ टूल्स हैं जिनमें हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा कैसा है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका विकास है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है पोर्टफोलियो। बच्चे के पास एक फाइल होती है, क्या होती है, फाइल, उसमें होते हैं डाटा का कलेक्शन, स्टूडेंट ने जो भी काम किया है उसका कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन किसका, अरे सर्टिफिकेट हो सकते हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, क्या हो सकते हैं, सर्टिफिकेट हो सकते हैं, ड्राइंग्स हो सकती है, या फिर उसके द्वारा लिखी गई पोइम हो सकती है, स्टोरी हो सकती है, ऐसे हो सकते हैं उसके द्वारा लिखे हुए, ठीक है। सर्टिफिकेट, ड्राइंग, पोइम, स्टोरी, ऐसे उसकी फाइल होती है ना, वो होता है उसका पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो को देखकर ही स्टूडेंट के बारे में हम पता लगा सकते हैं किस क्षेत्र में ये आगे है, किस क्षेत्र में ये, ठीक है, एवरेज है, एवरेज वगैरह का पता लगाते हैं, ठीक है, उसका किस क्षेत्र में वीक है, किस क्षेत्र में मीडियम है, किस क्षेत्र में गुड है, उसके बारे में। फिर एक रिकॉर्ड आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है भाई साहब,
इसके बारे में सबसे पहले व्यवहार के बारे में पता चलता है। इसमें क्या पता चलता है? व्यवहार। स्टूडेंट का व्यवहार कैसा है, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है। एनेक्डोटल रिपोर्ट के अंदर ये पता चलता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, कि अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है एनेक्डोटल रिपोर्ट कि उसका व्यवहार कैसा है दूसरे बच्चों के साथ, अध्यापक के साथ और माता पिता के साथ। व्यवहार ही तो देखा जाता है, तो वो व्यवहार जो है, बिहेवियर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट का, तो वो किसके अंदर है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर। और फिर हम बात करते हैं चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट क्या होती है? अगर आप देखो एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट के बारे में लिखा जाता है नाम, उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसके आगे बॉक्स लगे होते हैं, चेकलिस्ट होती है। देखो ठीक है, अब चेकलिस्ट के अंदर देखो कैसा होता है कि बच्चे ने कैसे और कब वो स्किल यानी वो कौशल सीखा, एक्वायर किया या फिर गेन किया। ठीक है, कैसे और कब वो कौशल किसी सब्जेक्ट के बारे में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो कौशल कब सीखा, वो किस में आता है? चेकलिस्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? चेकलिस्ट के अंदर आता है। कैसे और कब, कैसे और कब कोई कौशल, कोई स्किल अगर स्टूडेंट ने सीखी है, कैसे और कब, अगर इसके बारे में पता लगाना है तो किससे पता लगेगा? चेकलिस्ट से हमें पता लगेगा। इसके बाद में आता है असाइनमेंट। हम बच्चों को असाइनमेंट देते हैं, बताओ क्यों? भाई उसका एग्जाम्पल तो दे सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट ही क्यों देते हैं? असाइनमेंट देने का पर्पज ही होता है कि उसकी एबिलिटी है या नहीं, क्या करने की, डू वर्क, काम करने की उसकी एबिलिटी है या नहीं, उसको देखने के लिए हम क्या देते हैं? असाइनमेंट देते हैं। और जब हम जो बात करते हैं पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट या असाइनमेंट, ये होती क्या, ये सारा है क्या? ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये सारी क्या है? इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, इंफॉर्मेशन क्या है इसकी? इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन क्या है? हाउ एंड व्हेन स्किल हैव एक्वायर्ड। ठीक है, और ये भी तो है एबिलिटी टू डू वर्क, ये इसकी क्या है? असाइनमेंट के क्या है? इंफॉर्मेशन है। ये सब हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं विद्यार्थी की, स्टूडेंट की। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क। अब ये प्रोजेक्ट वर्क, बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है उसकी थिंकिंग स्किल, सोचने की स्किल को बढ़ाने के लिए, उसके सर्चिंग, खोजने की जो प्रवृत्ति है उसको देखने के लिए, बढ़ाने के लिए, और वो ग्रुप में काम कर सकता है, कर सकता है। अब देखो वो प्रोजेक्ट अपन 2 या 3 या 5 या 6 जनों के अंदर हम देते हैं, ठीक है, और उसका सेल्फ लर्निंग टेंडेंसी विकसित करने के लिए, सेल्फ लर्निंग टेंडेंसी विकसित करने के लिए हम क्या देते हैं? प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हमेशा थिंकिंग स्किल, सर्चिंग स्किल, ठीक है, इसको हमेशा ये बढ़ाता है और खोजने की प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है। वो कौन बढ़ाता है? प्रोजेक्ट। ठीक है, और एक सबसे लास्ट में आता है रेटिंग स्किल। और रेटिंग स्किल जो होती है वो एक ओपिनियन होती है या जजमेंट होता है टीचर का। अगर टीचर करे तो टीचर का, अभिभावक करे तो अभिभावक का, ठीक है, कोई भी करे। तो रेटिंग स्किल सिर्फ एक ओपिनियन या फिर जजमेंट, एक निर्णय होता है कि उस किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, कि जैसे कि आपको एक सिचुएशन दे दी, जैसे स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई लड़का एक दूसरे लड़के को मार रहा है और आप वहां पे खड़े हो, और एक उस जो लड़का मार खा रहा है उसका दोस्त उसके पास में खड़ा है, तो उसकी सिचुएशन तो वो लड़ाई वाली होगी। फिर उसका, उसके दोस्त का वहां पर क्या निर्णय होगा? वो उसको बचाएगा, नहीं बचाएगा, पास में खड़ा रहेगा। तो ये क्या है? रेटिंग स्किल है, ओपिनियन एंड जजमेंट। अब ये की टेंडेंसी अगर एग्जाम के समय हो, कि आपका एग्जाम है और अचानक आपको अभी आपको एग्जाम देना है, तो आपकी टेंडेंसी कैसी होगी? तो उस समय जो आप ओपिनियन है या जजमेंट है किसी के लिए ओपिनियन और जजमेंट उसकी सिचुएशन को लेकर, तो वो सारा किसमें लिखा जाता है? रेटिंग स्किल के अंदर लिखा जाता है। तो बहुत ही बेसिक सी बात है। अगर हम कहें एक फाइल जो बच्चों के पास है, सर्टिफिकेट की, उसकी पेंटिंग की वगैरह की, सब कुछ ऐसे वगैरह की एक फाइल बना रखी है, वो किसके अंदर आती है? तो वो आती है पोर्टफोलियो के अंदर। किसके अंदर?
पोर्टफोलियो के अंदर। अगर बच्चे के बिहेवियर के बारे में बात करें तो बच्चे के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो कहाँ मिलेगी? एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर। अगर बात करें कि बच्चों ने कब कैसे कौशल के अंदर सीखा है, कब और कैसे कौशल को एक्वायर किया है, जाना है, वो चेकलिस्ट के अंदर आएगी। किसके अंदर? चेकलिस्ट के अंदर आएगी। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क, ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। असाइनमेंट उसके कार्य करने की क्षमता को पहचानता है कि वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, एबिलिटी टू डू वर्क। एंड प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है? सर्चिंग, थिंकिंग, एबिलिटी इंप्रूव करना। सर्चिंग, वो प्रोजेक्ट से क्या इंप्रूव होता है? सर्चिंग, थिंकिंग, सेल्फ असेसमेंट टेंडेंसी उसके अंदर विकसित होती है, डेवलप होती है। और सबसे लास्ट होता है रेटिंग। रेटिंग के अंदर हम ओपिनियन, किसी के लिए ओपिनियन या जजमेंट कि भाई आपका क्या निर्णय है उसको लेकर किसी सिचुएशन के अंदर बच्चे की, ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है? रेटिंग स्किल के अंदर आता है कि वो किसी टास्क को कैसे अच्छे से, गुड, मध्यम, मॉडरेट और एकदम लो टेंडेंसी से कंप्लीट करता है। तो ये एक जजमेंट है उस टास्क को कंप्लीट करने का, तो ये रेटिंग स्किल के अंदर आता है। इसी के साथ अपना CCA कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है। इससे बाहर इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैंने सारा कुछ इसके अंदर बता दिया। ओके।